नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर MKS। आज हम बात करेंगे विभिन्न बाह्य वस्ती। तो अपन ने यहाँ तक कर लिया था पहले वाली क्लास में, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे विभिन्न बाह्य वस्ती। तो पहली वस्ती है कटी वस्ती। कटी यानी कमर, जिस क्रिया द्वारा कटी प्रदेश को मांसपेशी मतलब जो उड़द का आटा होता है ना, उसकी बात कर रहा है। उड़द के आटा की सहायता से आच्छादित करके सुपोषण तेल का धारण कराया जाता है, वह कटी वस्ती या बाह्य स्नेह में स्निग्ध स्वेद है। अब ध्यान देना कि जो जितनी भी बाह्य वस्ती हैं, जैसे कटी वस्ती हो गई, जानु बस्ती, हृदय बस्ती, गिरवा बस्ती, नाभि बस्ती और नेत्र बस्ती, ये सब क्या है? बाह्य स्नेह है और स्निग्ध स्वेद है। तो ये बात ध्यान रखना कि भाई जो जितनी भी बाह्य वस्ती आती हैं, जिनको अपन कटी बस्ती, जानु बस्ती ये कहते हैं ना, उनको ये क्या है, प्रोसेस में क्या क्या होता है? एक तो बाह्य स्नेह हो जाएगा, साथ में उसका स्निग्ध स्वेद होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये लाइन। आगे देखते हैं विधि क्या है। कटी वस्ती के लिए मांसपेशी मतलब उड़द का आटा लेकर आवश्यक प्रमाण में कोष्ण जल मिलाकर गूंथ ले। जैसे अपन घर में आटा गूंथते हैं ना, वैसे गूंथ लो, लेकिन गुनगुने पानी से गूंथना है। तत्पश्चात उसका 60 सेंटीमीटर लेंथ बनाओ, 2 से सेंटीमीटर चौड़ाई बनाओ और 7 से 60 मीटर हाइट। जैसे अपन ऐसा गोल सा बनाते हैं चक्कर सा, और फिर इसको अंदर तेल से भरते हैं, वैसे ही बनाना है। फिर इसको आलावाल बनाते हैं, इसको बोलते हैं जो गोल सा बनाते हैं उसको आलावाल कहते हैं, ठीक है। तो इसमें तेल डाला जाता है। रोगी का अभ्यंग व स्वेदन करते हैं। रोगी को पेट के बल प्रोन पोजीशन में लिटाकर कटी प्रदेश की परीक्षा कर आलावाल बनाया जाता है। पहले पेट के बल लिटा दिया, फिर उसकी कोई मान लो कि घाव फुंसी तो नहीं है कमर पे, वो चेक करो, वो सब कुछ उसकी परीक्षा करो। फिर उसका मतलब जो उड़द का आटा है उसका आलावाल बनाओ, मतलब गोल चक्कर सा बनाओ, इसमें तेल भरा जाता है। इसमें सुकोष्ण तेल डाला जाता है, मतलब गुनगुना जो पेशेंट सहन कर सके। यह तेल आवरण से बाहर नहीं जाना चाहिए। तेल का तापमान संपूर्ण क्रिया में समान रहे। तापमान कम होते ही पिचू से इकट्ठा कर गर्म किया। अब समझो इस चीज़ को, कहने का मतलब ये है कि भाई जैसे ही ठंडा होने लगे ना तेल, तो गुनगुना तेल जो दूसरे बर्तन में उसको पिचू की सहायता से डालते रहो और ठंडे तेल को निकालते रहो। इस तरीके से वो मेंटेन करते रहो। वो कोई सा ही प्रोसेस हो, आयुर्वेद में आपने देखा अब तक आपने जो पढ़ा है उसमें यही बताया गया है कि भाई जो भी प्रोसेस कर रहे हो आप उसमें टेम्परेचर समान होना चाहिए। अवधि देखो, यह क्रिया 45 मिनट तक करनी चाहिए। 45 मिनट एक दिन का टाइम है। अगर रोग कम है तो 7 दिन में ठीक हो जाएगा, रोग ज़्यादा है तो 14 दिन में, और रोग और ज़्यादा भयंकर तो 21 दिन में। कंटिन्यू 21 दिन तक इसको कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे प्रयुक्त तेल में धनवंतरा तेल है, वला तेल है, अश्वगंधा तेल है, दशमूल तेल है। उपयोग कहाँ होता है? ग्रंथि में होता है, कटी सूल में और लंबर स्पिंडुला इसमें होता है, ठीक है। इसी प्रकार की अन्य बस्तियाँ जैसे कि जानु संधि पर जानु बस्ती, हृदय पर हृदय बस्ती। तो जानु बस्ती संधिवात में की जाती है, मतलब जॉइंटों में जो पेन होता है संधिवात, रूमेट साइड आर्थराइट होता है ना उसमें। हृदय में हृदय बस्ती, एंजाइना, ठीक है। गिरवा बस्ती में गिरवा बस्ती कहाँ की जाती है? गिरवा सूल में, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में। और चक्कर बस्ती और नाभि बस्ती कहाँ की जाती है? उदर विकार जो पेट के विकार है, विबंध में, IBS में की जाती है। और नेत्र बस्ती कहाँ की जाती है? नेत्र तर्पण और नेत्र बस्ती अक्षी रुक्षता और तिमिर में की जाती है, ठीक है। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं अपन स्नेहन विधि, जनरल प्रिक्यूशन ऑफ मेथड ऑफ स्वेदन। मतलब अपन ने पूरा स्वेदन पढ़ लिया चैप्टर। अब इसका एक वही होता है, हर काम को करने के लिए पूर्व क्रम होता है, प्रधान क्रम होता है और पश्चात क्रम होता है। तो वही है कि पूर्व क्रम में आतुर परीक्षण कर लो, ठीक है। रोगी की जो तस्वीर परीक्षा है वो कर ली, आवश्यक उपकरण व सामग्री इकट्ठी कर लो, स्वेदन उपकरण, यंत्र, वातनाशक तेल, ठीक है, नेत्र मंदन बर्तन, जो भी मतलब वस्त्र जो चाहिए वो रख दो। परिचारक एक औषध व स्वेदन क्रम निर्धारण। और रोग व रोगी की प्रकृति के अनुसार, कोई भी मान लो रोग आया उसके अनुसार उसका कौन सा तेल लेना है, कौन सी रोग है, कौन सा वातज है, पित्तज है, कफज, उसके अनुसार उसका तेल डिसाइड होगा। रोगी की प्रकृति के अनुसार वह कितनी देर तक करना उस हिसाब को आपको डॉक्टर बता देगा, ठीक है। आहार व वेशभूषा, जल व अन्न द्रवपान। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है सिर धर गीला कपड़ा। कहने का मतलब कि कभी भी स्वेदन करते समय हमेशा सर पे गीला कपड़ा होना चाहिए। कोपिन मतलब जो पहनता है, जो रोगी पहनता है, और रोगी को आश्वासन देना चाहिए। और इसमें देखो कंसेंट फॉर्म है, BP नापना होता है, सब पूर्व क्रम में, ठीक है। जितनी भी आवश्यक जो अपन ने पढ़ी ना वो सारे पूर्व क्रम में होना चाहिए। अब ये शॉर्ट टर्म में क्यों लिखा है? क्योंकि आपने पहले बहुत सारे पढ़ लिए पूर्व क्रम, तो सारी चीज़ों को वापस रिपीट नहीं किया जाता। आपको एक बार पढ़ लिया, वो आपको समझ आना चाहिए कि सारे प्रोसेस पूर्व क्रम में करने हैं। फिर वही है प्रधान क्रम में, स्वेदन काल में रोगी का निरीक्षण करते रहें। मान लो कि आप स्वेदन करते रहो, रोगी को ध्यान नहीं दे, वो बेहोश हो जाए, BP बढ़ गया उसका, मान लो ब्लड प्रेशर बढ़ गया उसकी स्वेदन की वजह से, तो उसका ध्यान निरीक्षण करते रहे बीच बीच में। स्वेदन विशिष्ट समय तक तथा इस सम्यक स्वेदन के लक्षण आने तक आंखों पर कमल आदि शीतल पुष्प पट्टी बांधकर करें। कि आंख है और सिर को तो हमेशा गीले कपड़े ढके और आंखों को हमेशा ढक के, इससे आंखों पर कमल आदि शीतल पुष्प
ठीक है, आधी पट्टी बांध कर रखे ताकि आंखों में उष्णता ना जाए। एनालिसिस ऑफ स्वेदन, अब देखो एनालिसिस किया, हीन हुआ तो पुनः स्वेद करो उसका, और अति योग हो तो स्वेदन रोककर अत्यधिक जलपान व औषध दो उसको, जैसे कि ORS, ग्लूकोज, IV, उसको फ्लूइड का सेवन कराओ। तो अपने पास तो देखो ये IV सुविधा नहीं होती तो ग्लूकोज तो रहता है, ORS रहता है, तुरंत घोल के उसको पिला देना है। तो ये अति योग में करना है। अब स्वेदन के लक्षण देखो, सम्यक लक्षण। अब सम्यक लक्षण क्या है? शीत शूल व्यपुरम स्तंभ गौरव निगरे संझाते मार्दो च स्वेदनात् विरत मृतता। अब ये जो श्लोक है, अगर मैं बोलने में गड़बड़ कर रहा हूं तो चरक चिकित्सा, चौदह का 13वां श्लोक है, ठीक है। आई थिंक ये चरक चिकित्सा नहीं, चरक सूत्र स्थान बुक में गलत लिख रहा है। ये चरक सूत्र 14 का 13वां श्लोक है, ठीक है। क्या है? शीत व शूल का अंत होना। देखो अगर मान लो कर रहे हो, स्वेदन कर रहे हो तो शीत का तो नाश हो गई, शूल, अब क्योंकि शूल क्या है? वात की वजह से होता है, वात का गुण क्या है? शीत। अब यह मिल रही है उष्णता, तो शीत और शूल का अंत हो जाएगा, भारीपन दूर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो कफ है, जो हैवीनेस है, क्योंकि पिघल जाएगा वो स्वेदन की वजह से, तो भारीनेस खत्म हो जाएगा, शरीर में कोमलता आ जाएगी। जैसे कोई लकड़ी होती है ना, वो हार्ड होती है लेकिन उसको गर्म किया जाता है तो वो मुलायम हो जाती है, वैसे शरीर एकदम कोमल हो जाएगा। वो एग्जाम्पल दिया समझो। और स्वेद निगम, पसीना आने लग जाएगा, और अंगों की जो जकड़ाहट है वो उसका नाश हो जाएगा, ठीक है। हीन योग में क्या होगा? हीन योग में होगा ये पसीना नहीं निकलना, पसीना नहीं आएगा, स्तब्ध हो जाएगा, शरीर अकड़ जाएगा, शीत व शूल का नाश नहीं होगा, भारीपन वैसा का वैसा रहेगा, शीत की इच्छा नहीं रहेगी। शीत की इच्छा कब होती है? जब सम्यक संवेदन हो जाता है या अति स्वेद हो जाता है कि भाई मैं तो ज़्यादा गर्म हो गया, मुझे ठंडा ठंडा पिलाओ, तो शीत की इच्छा ही नहीं होगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पानी नहीं पीना, इच्छा ही नहीं है पानी पीने की, क्योंकि उसका स्वेदन हुआ ही नहीं। तो यह हीन योग है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगला है अति योग लक्षण। पित्त प्रकोपो मूर्छा से शरीर सदनम तथा वाही धा स्वेदंगो दौर्बलम, ये क्या लिखा हुआ है आगे छोटे छोटे अक्षरों में? दौर्बलम अति स्विन्नम लक्षणम, अति शून्य लक्षणम है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि पित्त व रक्त का प्रकोप हो जाएगा, क्योंकि स्वेदन को पित्त और रक्त क्या है, उसकी भी उष्णता प्रकृति है, तो इनका प्रकोप हो जाएगा, मूर्छा आ जाएगी, बेहोशी हो जाएगी, थकावट हो जाएगी, ठीक है। अत्यधिक पसीना आना, बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, जलन मचेगी, त्वचा पर फफोले हो जाएंगे, ये अति योग के लक्षण है। ये कहाँ पे मिलेगा? चरक सूत्र 14 का 14 श्लोक। तो मैंने सही बताया कि वो चरक सूत्र, ये जो ऊपर वाला है चरक सूत्र 14 का 13 श्लोक है, ये 14 श्लोक है, ओके। अब देखो यहाँ पे स्वेद व्यापद व निराकरण, कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्वेदन एंड मैनेजमेंट, कि भाई अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो क्या करना है? स्तंभन, यह हीन योग लक्षण है, रोगी का शरीर जकड़ जाता है। उपचार, पुनः स्वेदन जब तक सम्यक लक्षण प्राप्त न हो। अगर शरीर कोई किसी का स्वेदन कर रहे हो और वो जकड़ गया तो उसको पुनः स्वेदन करते हो, क्योंकि स्तंभ हो गया ना, तो क्योंकि ये किसका है? हीन योग का लक्षण है, तो स्वेदन करोगे तो ये ठीक हो जाएगा, ओके। अब देखो अति स्वेद चिकित्सा, यहाँ देख लेते पहले निर्जीव, यह अति योग का लक्षण है। बॉडी में डिहाइड्रेशन जिससे रोगी को चक्कर, मूर्छा व श्वास अवरोध होगा। उपचार, ग्रीष्म ऋतुचर्या के अनुसार आहार विहार, कि भाई मान लो किसी का अति स्वेदन हो गया, निर्जलीकरण हो गया बहुत ज़्यादा, तो क्या है? ग्रीष्म उपचार, कि भाई जैसे ग्रीष्म ऋतु में पालन करते हैं ना, वैसा का वैसा यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे लिखी हुई है, 1 मिनट ये शोर आ रहा है डीजे का, कोई बात नहीं, उसको इग्नोर करना है ना, क्योंकि ये रोड के पास रूम है। आई थिंक जल्दी चले जाए तो अच्छी बात है। 1 मिनट बस है ना, ये चले जाए तो मैं स्टार्ट करूँगा। अब देखो ध्यान से कि आचार्य चरक ने बोला कि ग्रीष्म स्वेदो विधि, वाग्भट ने स्तंभन बोला है, काश्यप ने विसर्ग संवत और सुश्रुत ने शीतोपचार, कि भाई कौन से आचार्य ने अति स्वेदन में कौन कौन सा प्रोसेस बताया? चरक ने ग्रीष्म, वाग्भट ने स्तंभन, काश्यप ने विसर्ग, सुश्रुत ने शीतोपचार। तो अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे स्वेद व्यापद व निराकरण से दोबारा, क्योंकि ये डीजे मुझे पता है ये नहीं जाएगा, ये कुछ यात्रा चल रही है इसलिए ये रुकेगा यहीं पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।